नमस्कार दोस्तों, अपनी पाठशाला चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो मित्रों, कैसे हो आप सभी? मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो मित्रों, मैं फिर से हाजिर हूं हिंदी साहित्य के आदिकाल को लेकर के, और आज की कक्षा में हम चर्चा करेंगे आदिकाल के प्रमुख रचनाकार और उनकी रचनाओं से संबंधित प्रश्नों की। तो मित्रों, हम चर्चा करें आज के पहले प्रश्न की। आदिकालीन साहित्य में गद्य का प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है, यानी आदिकालीन साहित्य में गद्य का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा उद्योतन सूरी कृत कुवलय माल को, यानी उद्योतन सूरी द्वारा रचित कुवलय माल कहा को आदिकालीन साहित्य का प्रथम प्राचीनतम गद्य काव्य माना जाता है, यानी गद्य रचना मानी जाती है। अगला प्रश्न, भारतीय भाषा में रचित इस्लाम धर्मावलंबी कवि की प्रथम रचना है, यानी भारतीय भाषा में रचित इस्लाम धर्मावलंबी कवि की प्रथम रचना कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा संदेश रासक। और मित्रों, याद रखिएगा कि संदेश रासक की रचना अब्दुल रहमान ने की थी। अगला प्रश्न, रास परंपरा का आरंभ किस रचना से माना जाता है? रास परंपरा का आरंभ किस रचना से माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा उपदेश रसायन रास से। और मित्रों, याद रखिएगा कि उपदेश रसायन रास के रचयिता जिनदत्त सूरी हैं। अब हम बात करें अगले प्रश्न की। हिंदी में नख शिख वर्णन की श्रृंगार परंपरा का आरंभ किस रचना से माना जाता है? यानी हिंदी में नख शिख एडी से लेकर चोटी तक जो वर्णन किया जाता है, उस श्रृंगार परंपरा का आरंभ किस रचना से माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा राउल वेल से। और मित्रों, याद रखिएगा कि राउल वेल की रचना रोड़ा कवि द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न, मोतीलाल मेनारिया के अनुसार डिंगल भाषा का सबसे पहले प्रयोग कहाँ मिलता है? यानी राजस्थानी भाषा का सबसे बड़ा शब्दकोश लिखने वाले मोतीलाल मेनारिया के अनुसार डिंगल भाषा का सबसे पहले प्रयोग किस रचना में मिलता है? तो इसका सही उत्तर होगा बांकीदास की कुकवि बत्तीसी में। मित्रों, अगर आपसे सीधा प्रश्न भी पूछ लिया जाए कि कुकवि बत्तीसी के रचयिता कौन है, तो इसका सही उत्तर होगा बांकीदास। और बांकीदास की जो कुकवि बत्तीसी है, इसमें मोतीलाल मेनारिया के अनुसार सर्वप्रथम यानी सबसे पहले डिंगल भाषा का प्रयोग मिलता है। अगला प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार या आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल के जो तृतीय प्रकरण है को किस नाम से पुकारा है? या आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल के तृतीय प्रकरण को क्या कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा वीर गाथा काल। और मित्रों, याद रखिएगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल की समय सीमा विक्रम संवत 1050 से लेकर विक्रम संवत 1375 तक मानी है। अगला प्रश्न, आदिकाल का सर्वाधिक प्रसिद्ध काव्य कौन सा है? आदिकाल का सर्वाधिक प्रसिद्ध काव्य कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा पृथ्वीराज रासो। और मित्रों, याद रखिएगा कि पृथ्वीराज रासो की रचना पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबारी कवि चंदबरदाई द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना है? तो इसका सही उत्तर होगा पृथ्वीराज रासो को। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक मानने वाले विद्वान कौन कौन हैं? यानी पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक मानने वाले विद्वान कौन हैं? तो इसका सही उत्तर होगा श्याम सुंदर दास,
मिस्र बंधु, कर्नल जेम्स टोड। मित्रों, पृथ्वीराज रासो के संबंध में 3 प्रकार की धारणाएं हैं। एक तो प्रमाणिक मानने वाले विद्वान, दूसरे अप्रमाणिक मानने वाले विद्वान और तीसरे अर्ध प्रमाणिक मानने वाले विचारक। तो मित्रों, अगर आपसे प्रश्न सीधा पूछ लिया जाए कि पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक मानने वाले विद्वान कौन से हैं, या निम्न में से कौन सा विद्वान पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक नहीं मानता, तो 3 तो ये दे देंगे, इसके अलावा चौथा नाम अलग से होगा। तो इसलिए आप पृथ्वीराज रासो को जो प्रमाणिक मानने वाले विद्वान हैं उनके नाम अच्छे से याद रखिएगा। श्याम सुंदर दास, मिस्र बंधु, कर्नल जेम्स टोड। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक मानने वाले विद्वान कौन हैं? पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक मानने वाले विद्वान कौन हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, श्यामल दास, डॉक्टर बुलर और गौरीशंकर हीराचंद ओझा। मित्रों, एक तो नाम है श्याम सुंदर दास जो पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक मानते हैं, दूसरा नाम है श्यामल दास। आप इनमें यानी किसी प्रकार से मतभेद, यानी आपके दिमाग में इस प्रकार का कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि श्यामल दास या श्याम सुंदर दास। और दूसरा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल पृथ्वीराज को एक तरफ तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य स्वीकार करते हैं, तो दूसरी ओर वे इसे अप्रमाणिक भी मानते हैं। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणिक मानते हैं। पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणिक मानने वाले विद्वान कौन कौन हैं? तो इसका सही उत्तर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी, सुनीति कुमार चटर्जी और मुनि जिन विजय। यानी पृथ्वीराज रासो को हजारी प्रसाद द्विवेदी, सुनीति कुमार चटर्जी और मुनि जिन विजय अर्ध प्रमाणिक मानते हैं। अगला प्रश्न, पद्मावती समय और कैमास वध घटनाओं का संबंध किस काव्य से है? पद्मावती समय और कैमास वध घटनाओं का संबंध किस रचना से है? तो इसका सही उत्तर होगा पृथ्वीराज रासो से। अगला प्रश्न, शिव सिंह सेंगर ने छप्पे छंद का राजा किसे कहा है? यानी शिव सिंह सेंगर ने किसे छप्पे छंद का राजा कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा चंदबर दाई को। अगला प्रश्न, आल्हा और उदल 2 क्षत्रिय सामंतों की वीरता का वर्णन किसमें है? आल्हा और उदल 2 क्षत्रिय सामंतों की वीरता का वर्णन किस रचना में किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा परमाल रासो में। और मित्रों, याद रखिएगा कि परमाल रासो की रचना जगनिक ने की थी। मित्रों, याद रखिएगा कि परमर्दी देव यानी चंदेल शासक परमर्दी देव के जो 2 वीर सैनिक आल्हा और उदल ने जब वीरता का परिचय दिया था, उन्हीं की वीरता का वर्णन परमाल रासो में जगनिक द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न, परमाल रासो को सर्वप्रथम आल्हा खंड के नाम से किसने प्रकाशन करवाया था? यानी परमाल रासो को सर्वप्रथम आल्हा खंड के नाम से किसने प्रकाशित करवाया? तो इसका सही उत्तर होगा चार्ल्स एलियट ने। और प्रकाशन वर्ष की बात करें तो 1865 ईस्वी में। अगला प्रश्न, हिंदी में किस रासो काव्य को गेय मुक्तक काव्य कहा जाता है? यानी हिंदी में किस रासो काव्य को गेय मुक्तक काव्य कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा बीसलदेव रासो को। और मित्रों, याद रखिएगा कि बीसलदेव रासो के रचयिता नरपति नालय है। तो एक तो रचना का नाम और एक उसका जो रचनाकार है, इनके नाम भी आप याद रखिएगा, क्योंकि कई बार है ना कूट भाषा का जो प्रश्न पूछा जाता है उसमें एक तरफ रचना दूसरी तरफ रचनाकार का नाम होगा। तो या तो आपसे सुमेलित करवाने वाला प्रश्न पूछा जाएगा या फिर प्रश्न पूछा जाएगा निम्न में से कौन सा असंगत है। तो मित्रों, अजमेर के जो विग्रहराज चतुर्थ के नाम से प्रसिद्ध राजा, जिन्हें बीसलदेव के नाम से भी जाना जाता है, और इस उनके दरबारी कवि नरपति नाहले ने विग्रहराज चतुर्थ और उनकी रानी राजमती
के बीच में मतभेद हो जाने के कारण से विग्रहराज चतुर्थ अपनी रानी से नाराज होकर जब उड़ीसा चले जाते हैं, उसका वर्णन बीसलदेव रासो में किया गया है और ये गेय मुक्तक काव्य है। और अगर बात करें कि नाम से ये रासो काव्य है, और रासो जो काव्य होते हैं उनमें वीरता का वर्णन होता है, लेकिन इसमें वीरता का वर्णन न देकर के ये एक श्रृंगारिक काव्य है। अब हम बात करें अगले प्रश्न की, राजमती वियोग खंड का वर्णन किस रासो काव्य में मिलता है? तो इसका सही उत्तर होगा बीसलदेव रासो में। और मित्रों, अगर बीसलदेव रासो के कुल छंदों की बात करें तो मूल रूप से इसमें 128 छंद हैं, लेकिन कुछ जगह 125 छंद भी दिए हुए हैं। तो मित्रों, आप याद रखिएगा कि बीसलदेव रासो में कुल छंदों की संख्या 128 है। अगर 128 वाला ऑप्शन नहीं मिले तो आपको फिर 125 वाला ऑप्शन चुनना होगा। अब हम चर्चा करें अगले प्रश्न की, पृथ्वीराज रासो को सर्वप्रथम किसने विवादास्पद घोषित किया? यानी चंदबरदाई द्वारा रचित रचना पृथ्वीराज रासो को सर्वप्रथम किसने विवादास्पद घोषित किया? तो इसका सही उत्तर होगा 1875 में डॉक्टर बुलर द्वारा। मित्रों, याद रखिएगा कि सर्वप्रथम पृथ्वीराज रासो को विवादास्पद घोषित करके डॉक्टर बुलर ने इसके प्रकाशन पर रोक लगवाई थी। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज रासो को बिल्कुल अनैतिक ग्रंथ किसने कहा है? पृथ्वीराज रासो को सर्वप्रथम किसने बिल्कुल अनैतिक ग्रंथ कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने। अगला प्रश्न, किस आदिकालीन रासो काव्य में प्रथम 12 मासों का वर्णन मिलता है? यानी वह कौन सी आदिकालीन रासो काव्य है जिसमें पहली बार 12 मासा वर्णन मिलता है? तो इसका सही उत्तर होगा बीसलदेव रासो में। अगला प्रश्न, आदिकाल के अंतिम चरण के सर्वाधिक प्रसिद्ध कवि कौन थे? यानी आदिकाल के अंतिम चरण के प्रसिद्ध कवि थे। तो इसका सही उत्तर होगा अमीर खुसरो। अगला प्रश्न, विद्यापति ने अपनी किस रचना को कहानी कहा है? यानी विद्यापति ने किस रचना को कहानी कहकर के पुकारा है? तो इसका सही उत्तर होगा कीर्ति लता को। अब हम चर्चा करें आज के अगले प्रश्न की, विद्यापति की पदावली की भाषा कौन सी है? विद्यापति की पदावली की भाषा कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा मैथिली भाषा। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य में पहेलियों और मुकरियों को प्रचलित करने का श्रेय किसे जाता है? यानी हिंदी साहित्य में पहेलियों और मुकरियों को प्रचलित करने का श्रेय किसे जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा अमीर खुसरो को। और मित्रों, याद रखिएगा कि अमीर खुसरो के गुरु की अगर चर्चा की जाए तो इनके गुरु का नाम निजामुद्दीन औलिया था। साहित्य जनता की चित्तवृत्तियों का संक्षिप्त प्रतिबिंब होता है। साहित्य जनता की चित्तवृत्तियों का संक्षिप्त प्रतिबिंब होता है। यह कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला प्रश्न, गोरखबानी रचना के संपादक कौन है? गोरखबानी रचना के संपादक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा पीताम्बर दत्त बड़थवाल। और मित्रों, याद रखिएगा कि गोरखबानी रचना नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक गोरखनाथ की रचनाओं और उनके द्वारा दिए गए सिद्धांतों का इसमें वर्णन है। अगला प्रश्न, आदिकालीन रचना भविष्यत कहा के रचनाकार कौन है? आदिकालीन रचना भविष्यत कहा के रचनाकार कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा धनपाल। अगला प्रश्न,
जैन साहित्य में राम कथा किस नाम से स्वयंभू द्वारा लिखी गई है? यानी जैन साहित्य में राम कथा किस नाम से स्वयंभू ने लिखी है? तो इसका सही उत्तर होगा पवुम चरियु। मित्रों, आपसे सीधा प्रश्न भी पूछ लिया जाए कि पवुम चरियु की रचना किसने की? तो इसका सही उत्तर होगा स्वयंभू। और आप याद रखिएगा कि अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा स्वयंभू को। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आदिकाल किसने कहा है? हिंदी साहित्य के आदिकाल को हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आदिकाल किसने कहा? तो इसका सही उत्तर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। और मित्रों, हिंदी साहित्य का पहला जो काल है उसे आरंभिक काल किसने कहा? तो इसका सही उत्तर होगा मिश्र बंधुओं ने। अगला प्रश्न, हजारी प्रसाद द्विवेदी रासो शब्द की व्युत्पत्ति किस शब्द से मानते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रासो जो शब्द है उसकी व्युत्पत्ति किस शब्द से मानते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा रासक शब्द से। अगला प्रश्न, किस कवि को अभिनव जयदेव की उपाधि मिली थी? किस कवि को अभिनव जयदेव की उपाधि मिली थी? तो इसका सही उत्तर होगा विद्यापति को। अगला प्रश्न, देसिल बहना सब जन मीठा ते तेसन जप हो अवहट्टा, ये पंक्ति किसकी है? देसिल बहना सब जन मीठा ते तेसन जप हो अवहट्टा, ये पंक्ति किसकी है? तो इसका सही उत्तर होगा विद्यापति की। मित्रों, याद रखिएगा कि विद्यापति ने अपनी भाषा को यानी अवहट यानी विद्यापति की जो कीर्ति लता है उसकी भाषा की बात करें तो उसकी भाषा अवहट यानी अपभ्रंश मानी जाती है। अब हम चर्चा करें आज के अगले प्रश्न की। जय मयंक जस चंद्रिका के रचयिता कौन है? जय मयंक जस चंद्रिका के रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा भट्ट केदार। अगला प्रश्न, अपभ्रंश व्याकरण शब्दानुशासन के रचयिता कौन है? अपभ्रंश व्याकरण शब्दानुशासन के रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा हेमचंद्र। अगला प्रश्न, 12 बरस लो कुकर जीवे अरु तेरे लो जिए सियार, यह पंक्ति किस कवि की है? कि 12 बरस लो कुकर जीवे अरु तेरे लो जिए सियार, यह पंक्ति किसकी है? तो इसका सही उत्तर होगा जगनिक की। और काव्य की बात करें तो ये परमाल रासों की पंक्ति मानी जाती है और परमाल रासों के रचयिता जगनिक थे। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज रासों को सुख सुखी संवाद के रूप में रचित मानने वाले आलोचक कौन है? यानी पृथ्वीराज रासों को सुख सुखी संवाद के रूप में रचित मानने वाले आलोचक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। और मित्रों, याद रखिएगा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासों को अर्ध प्रमाणिक रचना मानी है। अगला प्रश्न, मनहु कला ससभान कला 1600 बनिए किस रासो ग्रंथ की पंक्ति है? मनहु कला ससभान कला 1600 बनिए किस रासो ग्रंथ की पंक्ति है? तो इसका सही उत्तर होगा पृथ्वीराज रासों की। अगला प्रश्न, आदिकाल का अधिकतम साहित्य किस प्रांत से प्राप्त हुआ है? यानी आदिकाल का अधिकतम जो साहित्य है वह भारत के किस प्रांत से प्राप्त हुआ है? तो इसका सही उत्तर होगा राजस्थान से। मित्रों, याद रखिएगा पृथ्वीराज रासो, बिसलदेव रासो, चाहे खुमान रासो, यानी ज़्यादातर जो रासो साहित्य है वो राजस्थान से प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न, आचार्य शुक्ल ने विद्यापति को किस प्रकार का कवि माना है?
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विद्यापति को किस प्रकार का कवि माना है? तो इसका सही उत्तर होगा शुद्ध श्रृंगारी कवि। अब हम बात करें आज के अगले प्रश्न की। और मित्रों, आज के इस श्रृंखला के अंतिम प्रश्न की। राजस्थानी भाषा में कौन सा रासो ग्रंथ रचित है? यानी राजस्थानी भाषा में कौन सा रासो ग्रंथ रचित है? तो इसका सही उत्तर होगा खुमान रासो। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। बाकी फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक आप अपने अध्ययन में जुटे रहिएगा। और हमारी इस श्रृंखला में अगर किसी प्रकार की त्रुटि हो तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और हमारे चैनल यानी अपनी पाठशाला बाय BN सर चैनल पर अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने मित्रों तक शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी फिर मिलेंगे इसी प्रकार एक नए टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।